नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। ये देख लेते हैं कि शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की शुरुआत थोड़ी सी यहां पर डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 150 पॉइंट्स नीचे इस समय गिफ्ट निफ्टी है 19,700 के नीचे आ गया है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाली 31 अंकों की स्ट्रेंथ है। नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो पॉजिटिव है, 19-20 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है, लेकिन प्रेशर में है एशियन मार्केट्स। फिलहाल हम देख रहे हैं 12-12.5 पॉइंट्स की जो गिरावट है वो जापानीज मार्केट निकी में, और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं 0.1% की कमजोरी लेकर ही खुले हैं। भारी उठापटक हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है। कल कच्चा तेल 87.5 तक चला गया था, वो उस स्तर से कुछ नीचे, और सोने चांदी में भी देखा जाए तो ऊपरी स्तरों पर कुछ प्रेशर दिखा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, डेटा पॉइंट्स का असर देखने को मिला है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हुआ एग्जैक्टली कल? मतलब थक गए चलते चलते कि व्हाट हैपेंड? डेटा का इम्पैक्ट आ रहा है एक्चुअली, और हमारा गिफ्ट निफ्टी तो ऑफ कोर्स हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी कमजोर है, आईटी पर, जिस पर अनिल जी भी आपको थोड़ा और डिटेल में देंगे, स्टॉक्स न्यूज़ में पता चलेगा। बट हाँ, अमेरिका में जो डेटा आया है वो खराब है, उससे थोड़ा मूड आपका खराब हुआ है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं इससे पहले 4 दिनों बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आई हुई थी, तो थोड़े ओवरबॉट हो गए थे बाजार। उसके बाद आपको डेटा का सहारा नहीं मिला, तो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके देखें तो कल 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, और आज सुबह भी अक्रॉस एशिया आप इसी का इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं, और नरमी इस समय बाजार में बनी हुई है। तो क्या इंपॉर्टेंट डेटा आया जिसकी वजह से बाजार का मूड आपको बिगड़ते हुए दिखा है? वो है अमेरिका में सितंबर सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई का डेटा अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखा है। यहां से आपका मूड बिगड़ा है। इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर होता है वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स 1 नवंबर की फेड की पॉलिसी से पहले, और यहां पर आपने देखा कि सितंबर में सीपीआई आपका 3.7% पर आया, अनुमान 3.6% का था। तो बाजार सोच रहा था कि थोड़ा गिरेगा, क्योंकि अगस्त में भी सीपीआई 3.7% का था, वहां से थोड़ा गिरने का अनुमान था, बट 3.7% के लेवल पर बना हुआ है इनका सीपीआई। तो अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो अटका हुआ है, अड़ियल बना हुआ है, जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है। मंथली बेसिस पर भी देखें तो 0.4% का पर आया है ये डेटा, 0.3% का अनुमान था, तो वहां से भी थोड़ा अनुमान से ज्यादा ही ये डेटा आपके लिए आते हुए दिखा है। कोर सीपीआई ये आपका जरूर गिरकर आया है, 4.3% से गिरकर 4.1% पर आया है, और अनुमान भी 4.1% का था। तो ये एक अच्छी बात है, उतना खराब डेटा नहीं है जितना आपको फ्रंटलाइन सीपीआई डेटा से दिख रहा है, बट फिर भी थोड़ा बाजार का मूड यहां से बिगड़ा है, क्योंकि हाउसिंग इन्फ्लेशन ये अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। एनर्जी और फूड कॉस्ट यहां पर भी आपको बढ़त का ट्रेंड आते हुए दिखा है। और आपको याद होगा कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो इनका पीपीआई डेटा आया था, यानी कि इनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया था, और वो भी अनुमान से ज्यादा आया था। तो दोनों होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन अनुमान से ज्यादा आए हैं, उससे बाजार का मूड बिगड़ा है। हालांकि जो 1 नवंबर की पॉलिसी में फेड रेट बढ़ने का अनुमान है वो अभी भी 12% पर ही है। कल 8% पर था, तो थोड़ा वो बढ़कर आया है, बट कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। लगभग माना ही जा रहा है कि 1 नवंबर को तो एटलीस्ट फेड पॉलिसी में बढ़ोतरी नहीं होगी रेट्स की। बट नॉनदलेस बाजार ने इस पर नेगेटिव रिएक्शन दिया है। 4 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा है। 250 अंक आपको डाउ गिरते हुए दिखा है। 400 अंकों की बड़ी रेंज में कारोबार हुआ था, उसके बीचों बीच करीब 250 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक पर गिरावट आपने देखी, 0.6% की वीकनेस थी। रसल 2000 लगातार दूसरे दिन गिरा है, और कल भारी गिरावट आई है, 2.25% कल रसल 2000 टूटा। तो ज्यादा इंपैक्ट आपको स्मॉल कैप स्पेस में कल आते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड में भी आपने बढ़त देखी है, 4.56% पर आ गई थी, वहां से बढ़कर अब ये 4.7% पर आ गई है। तो बॉन्ड मार्केट का शार्प रिएक्शन था इस इन्फ्लेशन डेटा के बाद, और इसलिए इक्विटीज पर ज्यादा कल आपने प्रेशर भी बनते हुए देखा है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था। डेल्टा एयरलाइंस के नंबर्स आए थे, नंबर्स तो ठीक थे, बट इन्होंने आगे की रेवेन्यू गाइडेंस काटी है, जिसकी वजह से स्टॉक में आपने करीब 2.5% की वीकनेस आती हुई देखी। फोर्ड के शेयर में आपने 2% की वीकनेस देखी है। वहां पर उनकी फैक्ट्री में वर्कर्स की तरफ से फ्लैश स्ट्राइक हुई थी। चिंता है कि बाकी ऑटो स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट आ सकता है। आज नतीजे आने वाले हैं जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप और ब्लैक रॉक के। तो फाइनेंशियल्स आज बड़ा फोकस रहने वाले हैं अमेरिकी बाजारों में। इन 4 दिग्गजों के जो नंबर्स आएंगे, इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट की पहली रीडिंग भी आएगी। तो ओवरऑल थोड़ा बाजार का मूड बिगड़ा है, और ऑफ कोर्स अब नतीजों पर भी नजर रहने वाली है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था। डॉलर इंडेक्स में आपने इस डेटा के बाद रिबाउंड देखा है, 1 हफ्ते की ऊंचाई पर आया है।
सोना 2 हफ्ते की ऊंचाई से लुढ़का है। कच्चा तेल एक दायरे में ही $86 के आसपास ट्रेड करते दिख रहा है। अमेरिकी वीकली क्रूड भंडार में 8 महीने में सबसे ज्यादा बढ़त देखिए, कल 1 करोड़ का ये डेटा आया था। इनका उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, तो थोड़ा कच्चे तेल पर ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आईईए ने भी ऑयल डिमांड फोरकास्ट घटाया है, ओपेक ने ऑयल डिमांड फोरकास्ट मेंटेन करा है, तो यहाँ पर और ऊपर जाने के तो एटलीस्ट संकेत नहीं आ रहे हैं। बट ओवरऑल आज थोड़ा बाजार का मूड बिगड़ा है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो अमेरिका में डेटा आया है वो इस समय सपोर्टिव नहीं है। ओके, चलिए, तो ग्लोबल संकेत आज सहारा देते हुए नहीं दिख रहे। अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट्स इसे कैसे पचाते हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। बिकवाली तो लगातार हम देख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से निकल कर आ रही है। कल भी कैश स्पेस में बात करें तो 1860 करोड़ से अधिक की ही बिकवाली दिखी है, लेकिन दमदार प्रदर्शन लगातार आप कह सकते हैं घरेलू संस्थागत निवेशकों का बना हुआ है, जिन्होंने तकरीबन उतने ही अनुपात में 1532 करोड़ के आसपास की खरीदारी सामने से दर्ज की है। आइए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं उसमें आपको आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कल हम थोड़ा सुस्ती लेके बंद हुए हैं और आज भी ग्लोबल क्यूज हैं वो सहारा देने वाले हैं नहीं। कैसे ट्रेड करना है सर, क्या किया जाए निफ्टी बैंक निफ्टी पे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आज संकेत दोनों तीनों तरह से खराब है। एक तरफ जहां अमेरिकी बाजारों में महंगाई के आंकड़ों के बाद तेज गिरावट हुई है, उसके अलावा बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स वगैरह वापस बढ़कर आए हैं। हालांकि कच्चा तेल जरूर स्टेबल है। दूसरी ओर एफआईआईज की तरफ से फिर से बिकवाली का प्रेशर भी बढ़ा है। और तीसरा, जो नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, इन्फोसिस और एचसीएल टेक दोनों से ही गाइडेंस से थोड़ी सी निराशा मिली है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा दबाव बनाने का काम करेंगे। और हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर 19,800 के आसपास 2 दिनों से स्ट्रगल भी कर रहे हैं। कल भी क्लोजिंग उसी के आसपास हुई है, ऊपर हो नहीं पाई, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। और मेरा ये समझना है कि इस करेक्शन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आपको दिखेंगे, वहां तक पहुंच सकते हैं, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। अगर 150-200 पॉइंट की गिरावट होती है आज के सेशन में, तो वो आपके लिए एक बेस के आसपास पहुंचेंगे जहां पर आप थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। और अगर कम गिरावट के साथ खुले तो थोड़ा नीचे आने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आज के लिए है वो मैं आपको बता दूं, 19,550, 19,650, ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी करने की राय होगी। जहां तक हायर रेंज का सवाल है, 19,800, 19,850 ये ऊपरी रेंज है जहां पर जाकर बाजार आपको थोड़े से रुकते अटकते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,125, 44,250 आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर 44,675, 44,750 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी पर रुकावट है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। तो ओवरऑल थोड़ा सा कमजोरी वाला रुझान रह सकता है। वीकेंड सेशन भी है, थोड़ा बहुत हमेशा डर रहता है कि कहीं वीकेंड के बाद कोई खराब खबर सुनने को ना मिले, क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर और थोड़ी खरीदारी की कमी, ये दोनों ही आज भारतीय बाजारों पर हल्का फुल्का दबाव बनाएंगे। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कहां कहां रखनी है नजर, क्या करना है। तो निफ्टी क्लियरली सर ने कहा है कि खरीदारी का मौका आपको सपोर्ट रेंज पे मिलेगा। 19,550 से 650 के बीच में अटकने वाली जो रेंज है वो 19,850 के पास दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 44,125 से 250 ये वो बैंड होगी जहां पर सपोर्ट मिलता हुआ बैंक निफ्टी को दिखेगा। और 44,675 से 750 ये वो एरिया होगा जहां पर कुछ अटकता हुआ बैंक निफ्टी है वो दिखाई दे सकता है। चलिए, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, लेकिन खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स नतीजों के सीजन की शुरुआत हो गई है, तो वो सारी पूरी डिटेल्स हम लेंगे। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं और कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे आईटी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस के अगर आप देखें जो अनुमान था उससे अगर आप नंबर्स जो है अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं, पर रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो अगर आप अपर रेंज का देखें तो उससे उन्होंने कम कर दिया है। आय की बात करें लगभग 2.8% बढ़कर आई है। डॉलर आय की बात करें तो वो भी 2% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है 20.8% से इम्प्रूव होकर 21.2% पर आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान अगर आप देखें तो 21% का आसपास का था। रेवेन्यू गाइडेंस, सीसी रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो रिवाइज कर दिया है 1% से 2.5% पर। आपको पहले जो गाइडेंस था वो 1% से 3.5% था, तो जो अपर बैंड है वहाँ से अगर आप देखें वहाँ से नीचे कर दिया गया है। एचसीएल टेक
यहाँ पर अगर आप देखिए ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय में आपको लगभग 1.5% के आसपास का उछाल दिख रहा है। डॉलर आय की बात करें लगभग 0.8% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है 16.9% से इंप्रूव होकर 18.4% पर आते हुए दिखे, जो हमारा अनुमान 17.5% का था। उसी के साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पर जो न्यू बुकिंग्स हैं इस क्वार्टर की लगभग $4 बिलियन जो है ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर आती हुई दिखी है। आनंद राठी वेल्थ यहाँ पर आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, पर मार्जिन में आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी। आय लगभग 34.6-35% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 29% बढ़ा है। मार्जिन जो है वो 44.4% से कम होकर 42.6% पर आए हैं और मुनाफे में आपको 27% के आसपास का उछाल दिखेगा। एंजल वन यहाँ पर भी आपको नतीजे ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं, पर मार्जिन जो है वो फ्लैट रहे हैं। आय लगभग 40.6% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 40% बढ़कर आया है। मार्जिन 42.4% के पहले थे, इस बार 42.2% पर आते हुए दिखे हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय 13% बढ़ी है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आए हैं, 6.1% से इंप्रूव होकर 7.3% पर आते हुए दिखे हैं। इस बार जो अदर इनकम देखें, अदर इनकम भी कंपैरेटिवली अगर आप पहले 15 करोड़ की थी जो अब 12 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। और Q2 अपडेट मंथ में बात करें GMR एयरपोर्ट्स में, जहाँ पर मंथली ट्रैफिक का सितंबर महीने का डेटा आया है, कुल पैसेंजर ट्रैफिक 23% YOY बढ़कर आता हुआ दिखा है और कुल एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स की अगर बात करें तो 14% बढ़कर है। चलिए, तो ये तो नतीजों की पूरी डिटेल एनालिसिस अरमान ने आपके सामने रख दी, लेकिन अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे और खबरों के दम पर भी तो बहुत जगह एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, ट्रिगर्स में रिजल्ट्स के हिसाब से सबसे पहले आपको HDFC लाइफ है, वहाँ पर कैश में फिर आदित्य बिरला मनी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज और साई सिल्क्स जो है उनके नतीजे। और साई सिल्क्स के तो Q1 के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। ये आखिरी फ्राइडे होना है BSE बैंक एक्स की कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और 16 अक्टूबर से जो है मंडे से जो है एक्सपायरी वहाँ पर चालू हो जाएगी। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल 30 दिन का एंकर लॉक इन है, 50% का वो खुलता हुआ दिखेगा। और नेशनल सिनेमा डे तो है इसी जहाँ पर आपको टिकट्स लगभग 99 के भाव पर मिलती हुई दिखेगी। खबरों पे आ जाएं तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज यहाँ पर US FDA ने प्री अप्रूवल जांच पूरी की है। हैदराबाद के एक फैसिलिटी पर वहाँ पर फॉर्म 483 के साथ 9 आपत्तियां जारी करते हुए दिखे हैं। पनेशिया बायो यहाँ पर US FDA की जांच के बाद एक झटका लगता हुआ दिखा है। इनके एक प्लांट को, बद्दी प्लांट को फॉर्म 483 के साथ 9 आपत्तियां जो हैं वो जारी की गई है। एम्फेसिस यहाँ पर कंपनी के सब्सिडरी जो है एम्फेसिस कॉरपोरेशन ने सोनिक पार्टनर्स LLC USA का अधिकरण जो है वो क्या है, लगभग 1100 करोड़ में अधिकरण करते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी इंडिया सुजुकी को इक्विटी शेयर जारी करने पर 17 अक्टूबर को विचार जो है किया जाएगा और उसी के साथ साथ प्रेफरेंशियल आधार पर जो है शेयर जारी करने पर विचार करेगी। SJVN 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की बोली जीती है इन्होंने। 600 करोड़ की लागत से जो है प्रोजेक्ट तैयार होगा। नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कंपनी को लगभग 68 करोड़ का परचेज ऑर्डर जो है वो मिला है। और उसी के साथ साथ अंत में 361 वैम की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड्स ने लगभग 24 लाख शेयर्स जो कि 0.68% इक्विटी है वो 511 के भाव पर बेचते हुए दिखे हैं। और नॉर्गिस बैंक की बात करें, उन्होंने लगभग 33 लाख के आसपास शेयर्स जो है वो खरीदे। ओके, चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर एक्शन है यहाँ पर भरपूर देखने को मिलेगा इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में, तो नजर रखिएगा दिन के दौरान इस पर बातचीत भी एक्सपर्ट्स के साथ होगी। लेकिन आइए सबसे पहले अभी हमारे साथ जो मार्केट एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनकी राय जान लेते हैं। श्रीकांत चौहान सर अब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। IT नंबर्स के साथ हमने देखा है इस तिमाही के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई। इन्फोसिस रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर देखिए हमारे अनुमान से बेहतर नंबर्स रहे हैं। HCL टेक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं। तो जरा बताइए सर, क्या राय बन रही है इन दोनों स्टॉक्स पे जब आज खुलेगा मार्केट? या नेहा जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि नंबर्स वैसे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस के ऑलमोस्ट करीब के हैं, लेकिन अगर गाइडेंस देखा जाए तो उस पैमाने पे इन कंपनीज ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्शन हमें देखने मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर HCL टेक की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि HCL टेक यहाँ से और एक बार 1225 के करीब की क्लोजिंग है, लेकिन 1170 या 1180 के लेवल दिखा सकता है, यानी कि ऐसे 50 से 60 रुपए का करेक्शन आ सकता है। और वैसे ही इन्फोसिस में भी मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में भी जो कल का सेल ऑफ था और जो ADR अभी डाउन है, यहाँ पे भी लगता है कि एक बार वापस ये स्टॉक 1350 या 1370 के लेवल छू सकता है। तो करंट लेवल से वैसे रेंज अबाउट एक्टिविटी लगती है, लेकिन एक बार वापस एक नियर टर्म फॉल हम देख सकते हैं।
ऑलराइट, अच्छा अब मुझे ये बताइए HDFC लाइफ निफ्टी में आज इसके नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, तो जरा बताइए कि नंबर्स से पहले क्या ट्रेडिंग रणनीति आप सुझाएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ ऑलरेडी ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। 680-90 के करीब था, 632 के करीब आ चुका है। इनफैक्ट अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है नंबर्स के बाद तो वहाँ पे तो करेक्शन के बेसिस पे लॉन्ग करना ही चाहिए, लेकिन करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिल्कुल इससे खरीदा जा सकता है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक एक बार 680-690 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में महीनों में दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो HDFC लाइफ चार्ट्स पे तो बेहतरीन सिग्नल है ही, नंबर्स कैसे रहेंगे उस पर विचार होगा, लेकिन 680-690 अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। अच्छा सर, हमने देखा है कि यहाँ पर जो फार्मा स्पेस है उसके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज US FDA ने प्री अप्रूवल की जांच पूरी की और हैदराबाद की इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर फॉर्म 483 के साथ 9 आपत्तियां जारी हुई हैं और कुछ ऐसे ही हालात पेनेसिया बायोटेक के भी है, यहां पर भी इनके बद्दी प्लांट में 9 आपत्तियां जारी की हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर सर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए, अगर डॉक्टर रेड्डी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैसे स्टॉक काफी करेक्टेड है, लेकिन फिर भी अगर ये स्पेसिफिक अगर न्यूज आ गया है तो इसके बाद कैसे ओपन होता है उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। करंट लेवल से अगर लेवल्स सपोर्ट्स के लेवल्स अगर देखे जाए तो 5300 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है डॉक्टर रेड्डी के लिए। अगर इन लेवल्स के भी नीचे अगर ये रहा तो फिर इनमें दिक्कतें बढ़ सकती है। और पेनेसिया बायोटेक के बारे में अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3% का करेक्शन यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। ओके, तो कुछ प्रेशर दोनों ही स्टॉक्स में दिखेगा। 5300 महत्वपूर्ण सपोर्ट है। डॉक्टर रेड्डी, बताइए आपको इस मार्केट में आज क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? तो नेहा जी, देखिए, अगर मार्केट के अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो थोड़ा वैसे देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और अगर ऐसे मार्केट में जहाँ पे IT स्टॉक्स में प्रेशर है, मुझे लगता है कि कुछ एक बैंकों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो एक्शन है, ट्रेडिंग मोमेंटम है, वो वहाँ पे मूव कर सकता है। तो IDBI ये एक स्टॉक है जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स इसके तकरीबन 71 के करीब के हैं। ये स्टॉक हमें लगता है कि एक बार 75 से लेकर 78 के लेवल्स दिखा सकता है, तो IDBI को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 69। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें कल अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे और टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। 165 के करीब खरीदे, स्टॉप लॉस रखे एट 160, टारगेट्स नजर आते हैं 175 के। सर, आपने नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस की बात की? हाँ, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। और इसका सर, इसका स्टॉप लॉस आप रिपीट करेंगे जरा? स्टॉप लॉस रहेंगे 160 पे, 160 का स्टॉप लॉस। ओके, तो IDBI बैंक यहाँ पर करिएगा फोकस। 78 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 69 का स्टॉप लॉस। और नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी ये जो स्टॉक है सर को पसंद आ रहा है, 165 तक अपसाइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ 75 तक, माफ कीजिएगा, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। 160 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और कमोडिटी मार्केट की भी रणनीति समझ लेते हैं। भारी भरकम एक्शन वहां पर भी है। कुंवरजी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का न्यूज फ्लो आ रहा है ये इस कमोडिटी को ऊपर नीचे बहुत लेके जा रहा है। 87.5 तक ब्रेंट गया, फिर अब 86 पर आ गया। अमेरिका में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं, तो जरा बताइए कि अब ट्रेड कैसे करना आज? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली एक वीक से जो प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला है, यूएस का एक मेजर रीजन है। लास्ट वीक भी प्रोडक्शन के नंबर अच्छा आए थे, इन्वेंट्री भी वहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, तो आई थिंक इस हिसाब से प्राइसेस में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि अभी जो ये रेंज पे जो WTI क्रूड है 83 एंड ब्रेंट 86 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब है, यहाँ पे शॉर्ट करना रिस्क रिवॉर्ड वाइज एक बेटर चीज नहीं होती। साथ में जो आज चाइना का इन्फ्लेशन नंबर आया वो भी एक स्टेग्नेशन जैसी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, तो चाइना के पास ज्यादा रूम होगा कि वो जल्दी से कोई स्टिमुलस अनाउंस करे। तो ऐसा कुछ आता है, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि प्राइस अभी भी फ्यूचर वाइज वॉलेटाइल है, तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 6900 का कॉल ऑप्शन 100 के करीब चल रहा है, उसको बाय करें। स्टॉप लॉस 62 का लगाए और अपर साइड लग रहा है कि 200 तक के लेवल ये कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, सोने चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी 3-4 ट्रेडिंग सेशन की, उस पर अब ब्रेक लगा है, तो क्या आज शॉर्ट जाने के लिए आप तैयार हैं या वेट करेंगे? मेरे हिसाब से वहाँ पे पर्टिकुलर गोल्ड में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर कल इंटेंसिफाई था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी दोनों बढ़े थे। आज थोड़ा स्टेबल है, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, साथ में
ट्रेजरी भी हायर लेवल पे, बट यस आज इंडिकेशन कर रहा है कि यूएस मार्केट ओपनिंग में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकते हैं। मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो कल की गिरावट है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 57,780 पे बाई करे गोल्ड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को 57,500 के स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 58,500 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, अच्छा अब मेटल्स में क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेंथ टिक ही नहीं रही है, दायरे में फंस कर रह गया। कॉपर कल $8,000 के नीचे आ गया और बाकी सारे मेटल्स दे आर आल्सो फॉलोइंग द सूट। तो क्या करना है मेटल्स में? जरूर से सबड्यूड मोमेंट है। जब तक चाइना कोई बड़ा स्टिमुलस अनाउंस नहीं कर दे तब तक कोई बड़ी रिकवरी की आस नहीं लगानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिंक में वीकनेस बनी हुई है। जिंक में वैसे भी इन्वेंट्री लेवल्स रिकॉर्ड लेवल पे। कल कॉपर की भी जो एलएम इन्वेंट्री है वो भी काफी महीने के हाई के करीब पहुंचे थी। तो मुझे लग रहा है दोनों कमोडिटी आज थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर कल 700 पे बंद हुआ था, थोड़े उछाल 702 पे बेच के चले। 706 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 694 तक के लेवल आपको कॉपर में आते दिख सकते हैं। वही जिंक में 221 के करीब कल का क्लोज है। सेल करे, स्टॉप लॉस लगाए 223.20 का। डाउन साइड 216 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो कॉपर एंड जिंक दोनों में बिग क्वालिटी चला रहेगी। ओके, तो थोड़ा सा मिला जुला एक्शन है। कच्चा तेल यहाँ वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा आपके रिस्क को मिटिगेट करने में। सोना खरीद के चले, लेकिन कॉपर और जिंक बेच के चलने की सलाह आ रही। धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो कहां नजर है विदेशी ब्रोकरेजेस की, आइए अरमान से जान लेते हैं। अरमान, किन किन स्टॉक्स पे, किन किन सेक्टर्स पे है फोकस? आईटी पे तो हो गई, बिल्कुल। आईटी के साथ साथ और कोई दूसरी कंपनीज भी है, उनके साथ उनके ऊपर भी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की इन्फोसिस पर रिपोर्ट है। मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 1640 से घटाकर टारगेट 1600 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की इन्फोसिस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं 1550 से बढ़ाकर 1650 का टारगेट कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा भाव देखें तो 1460 के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली की HCL टेक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, पर टारगेट जो है वो थोड़ा घटा रहे हैं 1450 से घटाकर 1400 का टारगेट कर रहे हैं। CLSA की HDFC AMC पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं रेड्यूस को और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 2540 से बढ़ाकर 2770 का जो है वो टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें लगभग 2750 के आसपास का है। JP मॉर्गन की HDFC AMC पर रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं अंडरवेट से न्यूट्रल पर, टारगेट जो है वो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं 1700 से बढ़ाकर 2600 का कर रहे हैं, पर मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी उसी से ऊपर है। सिटी की यूनाइटेड ब्रेवरीज पर रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से सेल पर, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 1770 से घटाकर 1500 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव 1600 के आसपास का है। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की बात करें, टाटा पावर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं सेल को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 190 से बढ़ाकर 195 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 255 का है। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं अपार्ट फ्रॉम आईटी कंपनीज जिन पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और आपको बता दें, जी बिजनेस पर आज दिखेगा भारत पाकिस्तान मैच का रोमांच। जी हाँ, सुबह 8:30 बजे एक्सपर्ट्स देंगे दमदार प्लेयर ऑफ द डे शेयर, और अनिल सिंह भी आपको बताएंगे उनका फेवरेट प्लेयर ऑफ द डे सुबह 9 बजे। मिस मत करिएगा। और चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।